नमस्कार, अतरंगी खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। कुछ अलग फ्लेवर लिए खबरों के आज के पिटारे में हम देखेंगे एक कंप्यूटर इंजीनियर का अतरंगी फैसला, भुवनेश्वर की दिलचस्प लाइब्रेरी, भारत गौरव ट्रेन की अद्भुत यात्रा, साथ ही देखेंगे कहां ग्रामीणों की 27 साल पुरानी मांग पूरी होने पर जमकर मना जश्न, छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव जहां मेहनत से आया उजाला और कहां प्रवासी पक्षियों ने डाला है डेरा। तो चलिए शुरू करते हैं अतरंगी खबरों का सफर। जिस नौकरी को पाने के लिए इंसान पढ़ाई लिखाई करता है और फिर मेहनत से एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, उसी नौकरी को कर्नाटक के एक शख्स ने लात मार दी क्योंकि उसे गधे पालने थे। आखिर क्या है यह अतरंगी खबर, चलिए जानते हैं। जी हाँ, कर्नाटक के मंगलूर गांव में रहने वाले 42 साल के श्रीनिवास गौड़ एक अनोखा काम करके देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने 8 जून को दक्षिण कन्नड़ जिले के एक गांव में जाकर गधे पालने के लिए फार्म खोला है। कर्नाटक में ये गधे पालने का पहला फार्म है, जबकि देश में दूसरा। उन्होंने गधों के लिए फार्म हाउस खोला और इन गधों को खरीदने के लिए करीब 50 लाख रुपए खर्च किए। इतना ही नहीं, गधे का फार्म हाउस खोलने के लिए श्रीनिवास ने आईटी की नौकरी छोड़ दी। पहले तो इसके लिए उनका बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब वो इसी काम से लाखों की कमाई कर रहे हैं। Basically, donkey milk is disease control, so that is the reason we are launching donkey milk first. And second phase we are planning to introduce for donkey urine, because multiple advantages are there. So market now we focusing on number one local market for individual users, second retail market for all the shops. Our dream was to our donkey milk should available in entire each and every shop. Like how you are getting ice cream and other stuff, so like that same thing donkey milk should be available. यह तब हुआ जब श्रीनिवास गौड़ ने गधों के लिए एक सेंटर बना दिया और गधों को संरक्षित कर दिया। बताया जा रहा है कि वो गधी का दूध बेचते हैं। वो सुपरमार्केट, मॉल और बाजार में गधी का दूध सप्लाई करते हैं। उनका कहना है कि वो जल्द ही ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी को गधी का दूध सप्लाई करेंगे और उन्हें उसके लिए 17 लाख रुपए का ऑर्डर भी मिल चुका है। हैरत की बात ये है कि गधे का यूरिन भी 500 से 600 रुपए लीटर बिकता है और गधे का गोबर खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रीनिवास पहले एक सॉफ्टवेयर फार्मा कंपनी में काम करते थे, लेकिन उन्हें ये जॉब रास नहीं आई। इसके बाद वो अपने इस काम के लिए देश भर में चर्चित हैं। जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उनके पास काम मांगने आ रहे हैं। भाई ये तो कमाल हो गया, गधों ने तो इनकी लाइफ सेट कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब हम आपको किताबों की एक ऐसी लाइब्रेरी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। भुवनेश्वर में खुली इस अनोखी लाइब्रेरी की एक खासियत है जिसकी वजह से ये चर्चा में है। देखिए ये अतरंगी लाइब्रेरी। आराम से बैठकर किताबें पढ़ते ये लोग। इन्हें देखकर लग रहा है कि ये किसी सफर पर हैं और अपनी सीट पर बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये बेहद खास लाइब्रेरी है जो खुली है भुवनेश्वर के शिल्प संग्रहालय की पार्किंग में। जी हाँ, बकुल फाउंडेशन की ओर से हाल ही में कला भूमि में एक खूबसूरत लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। ये लाइब्रेरी मोबाइल या मोबाइल पुस्तकालय नहीं है, बल्कि शिल्प संग्रहालय की पार्किंग में स्थित लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी OSRTC द्वारा दान की गई एक पुरानी रिटायर बस पर बनाई गई है। बस की सीटों को हटा दिया गया है। एक तरफ सामान रैक के साथ किताबों की अलमारी बनाई गई है, दूसरी ओर पाठकों की सुविधाओं के लिए एक लंबी बेंच बनाई गई थी। बच्चे फर्श पर विस्तार से बैठ सकते हैं। बस के अनुभव को बनाए रखने के लिए बस के पीछे की सीटों को पंक्तिबद्ध किया गया है। It's a library on wheels, but as you can see, it is a stationary library, not a mobile library. So one thing which you have also covered and which you have seen is that in the last 1 year particularly,
as part of our library movement, we have been trying to take books to public spaces. So we thought, and anyway, we wanted to use it as a container. So we raised funds from public to refabricate the bus into a library, and that is how what we see. इसी तरह ड्राइवर की कुर्सी और स्टीयरिंग व्हील पाठकों के लिए एक मजेदार सेल्फी पॉइंट के रूप में सेट है। बस के बाहरी हिस्से को ओडिशा के चित्रों और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्प के रूपांकनों का उपयोग करके आकर्षण रूप से डिजाइन किया गया है। समुद्र में यात्रा करने वाली कहानियों के लिए एक सुंदर बायोडेटा है, जिसके जहाज एक किताब की तरह दिखते हैं। बस के पिछले हिस्से पर किताबें पढ़ना वाकई खूबसूरत है। पाठक बस के अंदर या बाहर ठंडे वातावरण में किताबें पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय में कहानी सुनाने और हस्तशिल्प कार्यशालाओं का भी नियमित सत्र होगा। पुस्तकालय का प्रबंधन एक युवा इंजीनियर अपराजिता मोहंती और भट्टाचार्य ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अगर आप भारत से नेपाल की यात्रा करना चाहते हैं और आपके पास बजट की कमी है, तो आप कम बजट में अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब दिल्ली से 21 जून को शुरू हो रही है पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। जी हां, अयोध्या के रास्ते पहली बार नेपाल के जनकपुरी जाने के लिए भारत गौरव ट्रेन का रैक तैयार हो चुका है। इस ट्रेन में और क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं, आइए देखते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब आप भारत से नेपाल तक ट्रेन से सीधी यात्रा कर सकते हैं। सामान पैक कर लें। दिल्ली के स्टेशन में खड़ी ये लग्जरी ट्रेन भारत की पहली गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, जो आपको भारत से नेपाल तक की यात्रा पर लेकर जाएगी। दिल्ली से 21 जून को शुरू हो रही पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में पंजाब का भांगड़ा तो बासना की लठमार होली की झलक भी दिखाई देगी। इंडियन रेलवे के द्वारा बनाई गई भारत गौरव पॉलिसी के अंदर चलने वाली दो देशों को जोड़ने वाली इंडिया और नेपाल को ये पहली ट्रेन है। ये ट्रेन की खूबी ये है कि ये पूरी ट्रेन अपने आप में पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ट्रेन अयोध्या के रास्ते पहली बार नेपाल के जनकपुरी जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाल ही में दिल्ली के स्टेशन पर इसका मेगा शो रखा गया। ट्रेन की पूजा पाठ हो चुकी है। ट्रेन के अंदर यात्रियों के लिए पूजा सामग्री से लेकर खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी गई है। यात्रा के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि यात्री को एक बार बुकिंग करने के और पैसा देने के बाद कोई भी पैसा खर्च नहीं करना। उसको गाड़ी में चढ़ने के बाद 18 दिन में जब उतरेगा एक पैसा नहीं खर्च होना उसको हम रामायण दे रहे हैं, छतरी, टोपी, खाने, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, अदर देन रास्ते में कल्चर प्रोग्राम है। भारत गौरव ट्रेन पहली बार श्री रामायण यात्रा पर निकल रही है। इसमें भारत डीलक्स ट्रेन की बोगियों का इस्तेमाल किया गया है। 17 रातें और 18 दिन की लंबी यात्रा को और आरामदायक बनाने के लिए कैरेज वर्कशॉप में बोगियों की आंतरिक डिजाइन बदली गई है। ट्रेन अंदर से जितनी आरामदायक है, बाहर से उतनी ही खूबसूरत भी है। कि जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ट्रेन है न केवल भारत के गौरव को बाहर से चिन्हित कर रही है, बल्कि भारत के दर्शनीय स्थानों को भी जोड़ रही है। श्री रामायण यात्रा सर्किट में जितने भी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं, अयोध्या जी, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर और इसके अलावा रामेश्वरम और नेपाल में जो जनकपुर धाम है, उसको भी जोड़ती हुई ये ट्रेन जो 21 तारीख को अपना प्रथम जो है डिपार्चर लेगी। ये ट्रेन भारत और नेपाल के 2 तीर्थ स्थलों अयोध्या व जनकपुरी को जोड़ेगी। ट्रेन में सिर्फ AC 3rd क्लास की बोगियां ही होंगी। डेस्टिनेशन पर यात्रियों को डीलक्स होटल में ठहरने और शाकाहारी भोजन और वाहनों में स्थानीय भ्रमण की व्यवस्था IRCTC द्वारा की जाएगी। भारत गौरव ट्रेन श्री रामायण यात्रा में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसको लेकर यात्री भी बेहद खुश हैं। ट्रेन के टिकट हाउसफुल हो चुके हैं। ट्रेन चलने के लिए तैयार है। अब बस इंतजार है ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का। उसके बाद गौरव के साथ गौरव भारत ट्रेन अपना सफर शुरू करेगी। उम्मीद करते हैं यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अब बात 27 साल का इंतजार पूरा होने की। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर के डोंगर कट्टा गांव के लोगों की खुशी देखने लायक थी जब उनका लंबा इंतजार खत्म हुआ। लोगों ने जमकर डांस किया और मिठाई भी बांटी। क्या थी इस खुशी की वजह, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
खत्म हुआ 27 साल का इंतजार। ग्रामीणों की ख्वाहिश हुई पूरी। गांव का नक्शा रिकॉर्ड मिलने पर खुशी। भानु प्रतापपुर के डोंगर कट्टा गांव के लोगों की यह खुशी देखने लायक थी। नक्शा रिकॉर्ड मिलने का जश्न उन्होंने कुछ इस तरह मनाया। जी भरकर ढोल ताशे बजे, मिठाई बांटी गई, जमकर डांस भी हुआ। महिलाएं भी अपनी खुशी का इजहार करने में पीछे नहीं थी। और इन जनाब के अतरंगी मूव्स भी देख लीजिए। इनकी खुशी के रंग इतने अतरंगी हैं तो वजह की पूरी कहानी भी जाननी जरूरी है। दरअसल 27 साल पहले ईओडब्ल्यू ने डोंगर कट्टा गांव का नक्शा रिकॉर्ड जब्त कर लिया था। जमीन खरीदी बिक्री और सागौन पेड़ कटाई के मामले में लगातार शिकायत होने के बाद केस ईओडब्ल्यू में चले गए थे। इस दौरान राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में छेड़छाड़ की गई थी। तब से यहाँ का नक्शा जब्त था, जिसके कारण सालों से यहाँ के खातेदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। 27 साल बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भानबेड़ा की जनचौपाल में नक्शा रिकॉर्ड नहीं होने का मामला सामने आया, जिसके बाद सीएम के निर्देश पर गांव का ये रिकॉर्ड वापस मिल पाया है। सभी ग्रामीणों के सामने ये नक्शा रिकॉर्ड पटवारी को सौंपा गया। एसडीएम जितेंद्र यादव, तहसीलदार सुरेंद्र उर्वशा जैसे ही नक्शा रिकॉर्ड लेकर गांव पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग यहां गाजे बाजे के साथ राजस्व टीम का स्वागत करने के लिए तैयार थे। इनका डांस तो देखने लायक था। ग्रामीणों के लगातार प्रयास से इस समस्या का हल निकला। ग्राम डोंगरकट्टा की जमीनों का संपूर्ण दस्तावेज तहसील कार्यालय भानु प्रतापपुर को उपलब्ध करा दिया गया है। इससे ग्राम वासियों के साथ साथ 110 खातेदारों को भी फायदा मिलेगा। गांव का राजस्व रिकॉर्ड जल्द ही ऑनलाइन भी हो जाएगा। 3 दिन के अंदर वो पूरा नक्शा, इनके खसरा, सभी डॉक्यूमेंट्स हम लोग वहाँ से अवेलेबल कराए हैं गांव में। और इसको देखते हुए गांव वालों में बड़ी खुशी है और हम लोग को भी बड़ी खुशी है कि सीएम सर की उस जनचौपाल का इन लोग को इतना बड़ा फायदा मिला कि 25 साल से लोग परेशान थे, वो समस्या यहाँ की दूर हो गई। 27 साल बाद जो खुशी मिली उसका इजहार भी शानदार हुआ। वक्त मुनासिब होता है, मेहनत जरा पुरजोर हो, मुश्किलों का रुख भी मुड़ जाता है, बस हवाओं में जरा जोर हो। अखिलेश शुक्ला, IBC 24, भानु प्रतापपुर। मानेंगे तो आप भी कि 21वीं सदी होने के बाद भी कुछ क्षेत्र विकास से कोसों दूर है, लेकिन अगर जज्बा हो और चाह हो तो राह मिल ही जाती है और मुश्किल या नामुमकिन दिखने वाला काम भी पूरा हो जाता है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। ये है धर्मजयगढ़ ब्लॉक के सुदूर आदिवासी गांव बोरला झरिया के ग्रामीण, जिनकी बातें आज खिली हुई हैं। जी हाँ, जब इंसान परेशान होने के बाद, संघर्ष और जद्दोजहद करने के बाद सुख पाता है ना, उसे महसूस करता है। ये उसी अनुभूति की तस्वीरें हैं। देखिए जरा कैसे तालियां बजाकर ये खुशी जता रहे हैं। और वाकई ये खुशी बनती भी है क्योंकि आज उनकी जिंदगी गुलजार हुई है रोशनी से। जी हाँ, ये खुशी है इनके घर और जिंदगी की रोशन होने की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें किसी बिजली विभाग की नहीं हैं, ना ही ये बिजली कर्मचारी हैं। ये आप हम जैसे ही आम लोग हैं जो लंबे अरसे से परेशान थे बिजली की समस्या से। बरसात के दिनों में और अन्य आंधी तूफान के समय में यहाँ 15 दिन, महीना दिन तक के गोल हो जाता है। हम लोग बिजली से बहुत परेशान हैं। अगर ऐसा कोई व्यवस्था होता है तो हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोग इसमें हमारे साथ काम करिए, हम लोग पूरे सहयोग करेंगे आप लोगों को। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की चलनी है और इसे ही सही कर दिखाया है बोरला झरिया के ग्रामीणों ने। गांव में बारिश के दौरान बिजली की आंख मिचौली से परेशान ग्रामीणों ने पहाड़ से गिरने वाले झरने में खुद का टरबाइन लगा दिया और अब ये बिजली पैदा कर रहे हैं। फिलहाल टरबाइन से 10 किलोवाट बिजली पैदा हो रही है, जिससे 25 झोपड़ियों में बल्ब लगाए गए हैं। आने वाले समय में 30 किलोवाट बिजली पैदा करने की तैयारी है।
बिरनी पहाड़ है जो कि वहाँ पर बहुत ऊपर में है। वहाँ पर हम लोग एक डैम बनाए हैं। वहाँ पर पानी इकट्ठा है और पाइप 150 मतलब फीट के ऊपर से पानी सप्लाई हो रहा है और वहाँ पर टरबाइन के द्वारा हम लोग बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में बसा है ग्राम बुरलाझरिया। गांव घने जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा होने की वजह से कुछ साल पहले बमुश्किल गांव में बिजली पहुंच पाई, लेकिन हर साल जरा सी बारिश में कई दिन और कभी महीनों तक इलाके में बिजली बंद रहती है। ऐसे में बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस क्षेत्र के प्रोफेसर डॉक्टर DS माल्या ने पानी से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों से आर्थिक मदद ली और गाँव के झरने में टरबाइन लगाने की प्लानिंग की और इस पहल से आज आदिवासी परिवारों के 26 घर रोशन हो रहे हैं। ये मेरा 20 वर्ष पुराना ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैंने यहाँ के लगभग सभी पहाड़ों का मैंने अध्ययन किया है और तब मैंने ये अनुभव किया कि यहाँ के पहाड़ियों पे जल के बहुत से प्राकृतिक स्रोत हैं जिनका उपयोग करके अपना गांव, अपना विद्युत हम उत्पादन कर सकते हैं। बस यही धारणा थी। प्रोफेसर DS माल्या 20 सालों से इस दिशा में काम कर रहे थे। अब वो जल्द ही मिनी विद्युत परियोजना के जरिए 30 किलोवाट बिजली जनरेट करने के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इस कार्य में जो हमारा जो गांव के सभी जो बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ कार्य किए। इतनी ऊंची पहाड़ियों पे मशीनों को लेकर जाना इतना आसान नहीं था, पाइप को लेकर जाना आसान नहीं था। 2-2 कुंटल की मशीनें थी। इन सबको गाँव वालों ने हमारे साथ 10 दिन तक लगातार हमारे साथ कार्य किया। अंततः हम उस जगह पर इसको स्थापित करके आज विद्युत उत्पादन करने में हम सफल रहे। खास बात यह है कि इस परियोजना के लिए ना किसी तरह की सरकारी मदद मिली, ना ही किसी NGO ने सहयोग किया है। इधर गांव के लोग भी इस पहल से काफी खुश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली तो है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से कई दिन बिजली बंद रहती है। ऐसे में उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। इस परियोजना से उन्हें खुद का पावर स्टेशन मिल गया है और अब गाँव में बिजली की दिक्कत नहीं होगी। रायगढ़ से अविनाश पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। महासमुंद से महज 12 किलोमीटर दूरी पर बसा है एक गांव जिसका नाम है लचकेरा। आज हम आपको लचकेरा की खूबसूरत तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर शायद आपका भी मन यहां जाने का करने लगे। लचकेरा में इन दिनों लोगों की सुबह पक्षियों के कलरव से होती है। दरअसल लचकेरा में सैकड़ों की संख्या में एशियन ओपन बिल स्ट्रोक ने एक बार फिर दस्तक दी है। आखिर क्यों आते हैं ये पक्षी यहाँ और क्यों गांव वाले इन पक्षियों को देवदूत मानते हैं, देखिए इस अतरंगी खबर में। महासमुंद गरियाबंद जिले के सीमा से लगा हुआ एक छोटा सा गांव है लचकेरा, जो इन दिनों प्रवासी पक्षियों का ठिकाना बना हुआ है। ये पक्षी हैं एशियन ओपन बिल स्ट्रोक, जिनका वैज्ञानिक नाम एनास्टोमस ओसिटेंस है। बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, भारत, आलोस और मलेशिया जैसे देशों में ये पाए जाते हैं। ये पक्षी मॉनसून के पहले ही आने शुरू हो जाते हैं, या यूं कहें कि मॉनसून का शुभ संकेत ही लेकर आते हैं। से हम लोग खेती किसानी का काम शुरुआत करते हैं, शुभ संकेत है ये। और इनके आने से हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में मतलब अकाल वकाल भी पड़ता है। हम लोग जान जाते हैं कि अच्छी बारिश होगी। ये पक्षी गांव में कब से आ रहे हैं, इसकी जानकारी गांव में किसी को नहीं। उनका कहना है कि वो बचपन से ही इन्हें देखते आ रहे हैं। 6 से 7 महीने तक गांव में रहने वाले इन पक्षियों की देखभाल गांव वाले भली भांति करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन पक्षियों को मारता है तो उसे बस्ती फंड में दंड स्वरूप 2000 रुपए भी देने होते हैं। हम लोग को फायदा होता है, आता है उस समय हम लोग नियारी करवा देते कोतवाल के द्वारा कि इसको मारेगा तो उसको 2000 रुपया दंड रख देते। इन्हें अपने लिए मित्र या सहायक मानते हैं और इस प्रकार से ये इनके लिए एक प्रकार से देवदूत की तरह होते हैं और इसलिए उनकी पूजा आदि भी करते हैं। गांव के किसान इन पक्षियों को देवदूत मानते हैं। किसानों की माने तो इन देवदूतों के कारण ही आज तक गांव में ना तो कोई बीमारी आई है और ना ही अकाल पड़ा है, बल्कि इनके आने से गांव में अच्छी फसल और बारिश होती है। दरअसल इन पक्षियों का मुख्य आहार मछली, घोंघा और केकड़ा होते हैं।
प्रवासी पक्षी इन सभी जीव जंतुओं के साथ गांव के खेतों की कीट को भी चुन चुन कर खाते हैं और यही वजह है कि खेतों की फसल में कोई बीमारी नहीं लगती और हर साल किसानों को फसल में अच्छा मुनाफा होता है। मॉनसून का शुभ संदेश लेकर पहुँचे इन प्रवासी पक्षियों के कलरव से अब दीपावली तक लचकीरा गांव गुंजायमान रहेगा। अगर आप किसानों के इन देवदूतों की मधुर कलरव को सुनना चाहते हैं तो पहुंच जाइए लचकीरा और अनुभव कीजिए सुकून का। तो अतरंगी खबरों में आज बस इतना ही। कुछ और अतरंगी खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।